सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके 9 वीडियो या 9 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 10। इस पार्ट में अपन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक है CFSE की गणना और दूसरा है कलर। उपसहसंयोजक यौगिक हैं वो रंगीन क्यों होते हैं। जो ये रंग वाला टॉपिक है ये ना सिर्फ इसी चैप्टर में बल्कि अपन इसका जो डी ब्लॉक वाला भाग पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी अपन देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन संकुलों का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर भी ये टॉपिक अपने काम में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन लेते हैं CFSE। अब CFSE का मतलब क्या है, इसके अपन 2 फुल फॉर्म लिख सकते हैं। एक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको अगर मैं हिंदी में लिखूं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। देखिए क्या है, अपन ने पिछले वीडियोज में देखा CFT के अनुसार लिगेंडों की उपस्थिति में केंद्रीय धातु के जो संयोजी कोष के डी कक्षक हैं वो 2 ऊर्जा स्तरों पे बट जाते हैं। जैसे अगर अपन अष्टफलकीय के लिए देखें तो 3 कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पे और 2 कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पे। निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों को T2G और उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक हैं EG, और उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसे डेल O के द्वारा अपन इंगित करते हैं। अगर चतुष्फलकीय संकुलों की बात करें तो निम्न ऊर्जा स्तर पे हैं 2 कक्षक और उच्च ऊर्जा स्तर पे हैं 3 कक्षक। ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों को E और उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को T2 कहते हैं, और उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसे डेल T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल है डेल O और डेल T, इन दोनों को ही क्या कहते हैं, CFSE। मतलब यहां पर ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा। क्लियर। अब विपाटन होने के बाद जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखिएगा, अपन ने देखा कि ये 5 कक्षक धातु के और विपाटन के बाद ये 2 ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं। अगर इन 5 कक्षकों की ऊर्जा इतनी माने तो अष्टफलकीय संकुलों में अपन ने देखा कि यहां से यहां तक का जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना है, -0.4 डेल O, और ये जो ऊर्जा अंतराल है ये है +0.6 डेल O। क्योंकि T2G और EG के मध्य ऊर्जा अंतराल को डेल O के द्वारा अपन दर्शा रहे हैं, तो नीचे 3 कक्षक हैं, ये -0.4 डेल O, इतनी ऊर्जा कम हो गई इनकी, और EG कक्षकों की ऊर्जा कितनी बढ़ गई, +0.6 डेल O। वैसे ही अगर चतुष्फलकीय संकुलों में देखें तो ये है -0.6 डेल T और ऊपर हो गया +0.4 डेल T। ऐसा अपन ने CFT में देखा। अब देखिए, जब धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन T2G या EG कक्षकों में भरे जाते हैं तो क्या होता है, अष्टफलकीय संकुलों में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाता है तो -0.4 डेल O के बराबर ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है T2G की, तो ये माइनस में है।
और अगर इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 0.6 डेल ओ ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का अवशोषण होगा। वैसे ही अगर अपन चतुष्फलकीय में समझें तो अगर ई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 0.6 डेल टी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा निकलेगी, और अगर T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस 0.4 डेल टी के बराबर ऊर्जा का अवशोषण होगा। ठीक है, अवशोषित ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जाओं का योग करने पर, योग करें तो योग करने पर कुल ऊर्जा जो आती है वह अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है। ये जो कुल योग है इसको अपन कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। मैं यहां पे इसको एक बार मिटा दे रहा हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। तो जो CFAC का दूसरा नाम है वो क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा। और क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा की गणना जैसे मैंने अभी बताया वैसे करते हैं। अगर इसको एक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो गणना में मैं इसका भाग 1 लूं अगर, और वो है अष्टफलकीय संकुलों के लिए देखिएगा, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान हो जाता है, नीचे वाले कक्षक क्या कहलाते हैं? T2G। और T2G कक्षकों की ऊर्जा प्रति इलेक्ट्रॉन कितनी निकलती है? -0.4 गुणा NT2G। NT2G क्या है यहाँ पे? T2G कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो T2G कक्षकों में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्रति इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल ओ के बराबर ऊर्जा निकलेगी। तो उसका अपन T2G में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दूं, ठीक है, प्लस 0.6 गुणा NEG। अगर इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं तो प्रति इलेक्ट्रॉन 0.6 डेल ओ के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और अगर Eg में n इलेक्ट्रॉन चले गए तो n को इससे गुणा कर दिया, और मैं ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूं? डेल ओ। तो ये सूत्र हो गया अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE गणना अगर आप निकालते हैं तो। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लें, D4। अगर किसी संकुल में केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 है, अब जब संकुल बनेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो D कक्षक में उपस्थित हैं ये कहाँ जाएंगे? निर्भर करेगा लिगेंड कैसा है। तो इसमें 2 स्थिति यहां पर लगाते हैं। पहली स्थिति, अगर लिगेंड कैसा है? प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो अपन जानते हैं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान बढ़ जाता है, डेल O इज ग्रेटर देन P। ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि CFSE विपाटन ज्यादा हो जाएगा, CFSE का मान बढ़ जाएगा, और युग्मन ऊर्जा के मान से CFSE का मान ज्यादा हो जाएगा। तो संकुल कैसा बनेगा? निम्न चक्रण संकुल बनेगा। मतलब संकुल में चारों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? T2G में ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G4 Eg0। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? T2G में है, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए CFSE की गणना कैसे करेंगे? CFSE
बराबर बड़ा ब्रैकेट -0.4 यहां से आ गया। अब N T2G मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 गुणा 4 लिख दिया, प्लस ये वाला भाग 0.6 गुणा NEG, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0, तो ये आ गया 0 और ये डेल O, तो ये आ गया, ये वाला भाग तो 0 हो गया, ये माइनस वाला तो ये हो गया -1.6 डेल O। ये CFSE का मान इसके लिए प्राप्त हो गया अगर लिगेंड कैसा है? प्रबल है। अब D4 में ही अगर लिगेंड दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में तो अपन जानते हैं जब लिगेंड दुर्बल होता है तो विपाटन कम होता है और T2G और EG कक्षकों के मध्य CFSE का मान कम हो जाएगा। तो यहां पर जो डेल O है वो युग्मन ऊर्जा से कम है, तो क्या होगा? वो काम होगा जिसके लिए कम ऊर्जा लगती है। तो जब T2G के 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के बजाय EG में जाएगा, क्योंकि युग्मित होने के लिए देखिए ज्यादा ऊर्जा लग रही है, यहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो क्या होगा? EG में जाएगा, तो उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण होता है और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में संकुल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और T2G में तो 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। T2G के 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। तो देखिए CFSE की गणना करें, CFSE बराबर, ये सूत्र है आपके पास, -0.4 गुणा T2G में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 प्लस 0.6 गुणा EG में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, और ये हो गया डेल O। तो ये हो गया -1.2 प्लस 0.6 डेल O और बच गया आपके पास -0.6 डेल O। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विलगित धातु का D4 ही था दोनों स्थितियों में। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान आया -1.6 डेल O और उसी के लिए दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इसका मान आया -0.6 डेल O। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लिगेंड आपको पता होने चाहिए। अष्टफलकीय संकुलों के लिए आप इस सूत्र के द्वारा CFSE की गणना कर सकते हैं। क्लियर? अब अपन दूसरा भाग लेते हैं गणना में चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। अपन ने पिछले वीडियोज में देखा चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है? जो विपाटन होता है वो अष्टफलकीय संकुलों से विपरीत होता है। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए देखिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करेंगे, बराबर। अब के देखिए कितने कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे हैं? 2 कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पे हैं, तो निम्न ऊर्जा पे क्या आएगा? -0.6 गुणा Ne। निम्न ऊर्जा स्तर पे कौन से कक्षक हैं? चतुष्फलकीय संकुलों में E कक्षक हैं, 2 कक्षक हैं, उसको अपन ने गुणा किया 0.6 जो कि माइनस क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर के हैं, प्लस 0.4 गुणा NT2 और ये आ गया यहाँ पे डेल T। E कक्षकों में भरे जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए -0.6 डेल T के बराबर ऊर्जा निकलती है। T2 कक्षकों में भरे जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए +0.4 डेल T के बराबर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सामान्य सूत्र हो गया। अब इसके लिए देखिएगा अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या?
आपने पहले भी पिछले वीडियो में देखा, अपन ने इसकी 3-4 बार चर्चा भी करी हुई है। चतुष्फलकीय संकुल हमेशा क्या होते हैं? उच्च चक्रण संकुल होते हैं। चाहे लिगेंड प्रबल हो, चाहे लिगेंड दुर्बल हो। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि डेल्टी का मान हमेशा कम होता है युग्मन ऊर्जा से। इसकी चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब उदाहरण लें, जैसे D3 का एग्जाम्पल लें। कोई धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D3 संयोजी कोष में के D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए CFAC की गणना, या उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें तो देखिए निम्न ऊर्जा स्तर पे कौन से कक्षक हैं? ई में कितने कक्षक हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? T2 में चला जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ई कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन, T2 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये रहे, यहाँ 2 आ जाएगा, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 1 माना जाएगा। तो CFAC की गणना, CFAC बराबर -0.6 गुणा कितने हैं? 2 प्लस 0.4 गुणा 1 डेल टी। तो ये आ गया -1.2 प्लस 0.4 डेल टी, और ये बच गया आपका -0.8 डेल टी। ये इस संकुल के लिए CFAC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान प्राप्त होता है। जिस संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होता है, उसका स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में जब इसका स्थायित्व पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ देखेंगे वापस। तो ये है CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उसकी गणना। अब इसका देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट इस वीडियो का जो अपन पढ़ेंगे, वो है संकुल यौगिकों का रंग, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो संकुल यौगिक हैं, समन्वय यौगिक हैं या उपसहसंयोजक यौगिक हैं, उनमें रंग की बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन यूं रंग का सिद्धांत देखें कि रंग उत्पन्न होता कैसे है, तो अपन जानते हैं कि जो EMR होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अगर बात करें तो उसका एक भाग होता है दृश्य क्षेत्र, जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच। ऐसा अपन 11th में भी पढ़ते हैं। इतने तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विजिबल रीजन कहते हैं, दृश्य क्षेत्र कहते हैं। इस दृश्य क्षेत्र में 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर के नाम से अपन पहचानते हैं या जानते हैं। V मानी वॉयलेट, I मानी इंडिगो, B मानी ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। और ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वॉयलेट का है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड का है। अब अगर किसी यौगिक पर या वस्तु पर दृश्य क्षेत्र का प्रकाश गिराया जाता है और वह दृश्य क्षेत्र का प्रकाश पूर्णतः अवशोषित हो जाता है,
सारा का सारा प्रकाश अगर अवशोषित हो गया तो पदार्थ कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल काला दिखाई देता है। और अगर यह दृश्य क्षेत्र का प्रकाश किसी पदार्थ के द्वारा पूर्णतः परावर्तित हो जाता है तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा, कैसा दिखाई देगा? व्हाइट, मतलब श्वेत दिखाई देता है। पूर्णतः अवशोषित होने पर ब्लैक दिखाई देगा और पूर्णतः परावर्तित होने पर व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने दृश्य क्षेत्र का प्रकाश किसी यौगिक पर डाला, उसमें से विबग्यो जो 7 रंग हैं इनमें से कुछ भाग का अवशोषण हो गया और कुछ भाग परावर्तित हो गया, तो वह यौगिक आपको रंगीन दिखाई देता है। तो अगर आंशिक अवशोषण व आंशिक परावर्तन होता है तो पदार्थ कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ रंगों का अवशोषण हुआ और कुछ रंगों का परावर्तन हुआ। तो जो अवशोषित रंग हैं, अवशोषित व परावर्तित रंग क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। जिन रंगों का अवशोषण हुआ है, बाकी रंग परावर्तित हो गए, तो जो अवशोषित रंग हैं और जो परावर्तित रंग हैं वो एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। ये जो परावर्तित रंग है, जो पदार्थ के द्वारा अवशोषित नहीं होगा, टकराकर अपनी आंखों तक पहुंचेगा, ये परावर्तित रंग ही पदार्थ का रंग होगा। पदार्थ का रंग कौन सा होगा? जो परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है। देखिए, अपन कुछ एग्जाम्पल लें। ये देखिएगा, ये इधर अवशोषित रंग है, ये इधर परावर्तित रंग है। अगर पदार्थ के द्वारा लाल रंग का अवशोषण किया जाता है तो आपको वो पदार्थ नीला हरा दिखाई देगा, क्योंकि नीला हरा रंग है वो लाल रंग का पूरक है। पदार्थ अगर पीला रंग अवशोषित करता है तो पदार्थ आपको बैंगनी दिखाई देगा। अगर पदार्थ है वो नीला हरा रंग अवशोषित करता है तो वह पदार्थ जो परावर्तित रंग है, इसका पूरक रंग है, मतलब लाल आपको दिखाई देगा। वैसे ही नीले का अवशोषण होने पर वह पीला नारंगी दिखाई देगा और बैंगनी का अवशोषण होने पर वह हल्का पीला आपको दिखाई देता है। तो ये कुछ रंग हैं आपके सामने, ये अवशोषित रंग हैं और ये परावर्तित रंग हैं, मतलब इसके पूरक रंग हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पर कि किसी भी पदार्थ का रंग दिखाई कैसे देता है, वो रंगीन कैसे दिखाई देता है। अब अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं या समन्वय यौगिक हैं, उनके रंगों की व्याख्या अपन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो देखिएगा, CFT के द्वारा उपसहसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर का अपन एक्सप्लेनेशन यहां पे करेंगे। तो CFT के अनुसार देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता है, 3 कक्षक नीचे 2 कक्षक ऊपर, T2G EG, और उनके मध्य ऊर्जा अंतराल को अपन कहते हैं डेलो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है,
2 कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के हैं और 3 कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के हैं। इन्हें ई कक्षक कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर वालों को, और उच्च ऊर्जा स्तर वालों को T2 कहते हैं। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल है डेल टी। क्लियर है? अब देखिएगा कि जब मान लेते हैं कि T2 में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, किसी यौगिक में अष्टफलकीय संकुल की बात करें और T2G कक्षकों में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इनके ऊपर दृश्य क्षेत्र का प्रकाश अगर अपन डालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश में से ऊर्जा ग्रहण करेगा और कहाँ चला जाएगा? Eg कक्षकों में चला जाएगा। कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा? डेल O के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो 7 रंगों में से किन्हीं रंगों का अवशोषण हो गया और बाकी रंग परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही टेट्राहेड्रल में होता है। संक्रमण कैसा हुआ? ई से, जैसे ई में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो संक्रमित होकर कहाँ चले गए? 1 इलेक्ट्रॉन T2 में चला गया। तो ये जो संक्रमण हुआ कहाँ से कहाँ हुआ? T2G से Eg में हुआ। और चतुष्फलकीय में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण E से T2 में हुआ। यहाँ ऊर्जा जो अवशोषित हुई वो कौन सी है? डेल O के बराबर, और यहाँ है डेल T के बराबर। इतनी ऊर्जा अवशोषित हुई। ठीक है। अब देखिए T2G में भी D कक्षक ही है और Eg में भी D कक्षक ही है। वैसे ही टेट्राहेड्रल संकुलों में भी निम्न ऊर्जा स्तर पे भी D कक्षक हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पे भी D कक्षक ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण D कक्षकों से D कक्षकों में हुआ। इस प्रकार का संक्रमण क्या कहलाता है? D संक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में रंग उत्पन्न कैसे हुआ? D संक्रमण के कारण हुआ। दृश्य क्षेत्र का प्रकाश डालेंगे तो निम्न ऊर्जा स्तर के D कक्षकों से कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के D कक्षकों में चला जाता है। उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण दृश्य क्षेत्र से वो करता है। बाकी रंग परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचते हैं और वो रंग आपको दिखाई देता है। क्लियर है? अब देखिए ऑक्टाहेड्रल अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना करें तो अपन जानते हैं डेल टी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डेल ओ। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल टी का मान डेल ओ से कम होता है। यह संबंध आपने देखा भी था पिछले वीडियो में। यह संबंध है डेल टी और डेल ओ में। तो डेल टी का मान कम है, डेल ओ का मान ज्यादा है। इसका मतलब चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में आसान होता है। आसानी से यह संक्रमण हो जाता है। इसलिए अपन कहेंगे कि लगभग सभी चतुष्फलकीय संकुल हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, कारण डेल टी का मान कम है। अब देखिए अगर अपन एक एग्जाम्पल लेके चलें, इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसका नाम है, संकुल का नाम हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड आयन। हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड आयन। इसमें जो टाइटेनियम है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d1 है। मतलब इसके D कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब चूंकि संकुल कैसा है? देखिए 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय ये संकुल है। तो जब ये संकुल पर प्रकाश नहीं डाला गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का है, T2G में है। तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0। ये इसकी अवस्था है। अब इस पे आपने दृश्य क्षेत्र का प्रकाश डाला तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन है वो T2G से कहां चला गया? Eg में चला गया। तो T2G 0 हो गया, Eg 1 हो गया। आपने क्या डाला? प्रकाश डाला। ये प्रकाश का जो अवशोषण हुआ, जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में गया तो प्रकाश का जो अवशोषण हुआ वो क्या है? अवशोषित प्रकाश कौन सा है? हरा पीला।
हरे पीले रंग का इसने अवशोषण कर लिया, और यो समझ लेते अपन पीला रंग इसमें ज्यादा अवशोषित हो रहा है कि पीले रंग का इसने अवशोषण कर लिया, तो इसका पूरक रंग है या परावर्तित रंग जो है वो है बैंगनी। पूरक रंग, ये बैंगनी रंग है, ये अपनी आंखों तक पहुंचता है। तो ये जो हेक्साएको टाइटेनियम थर्ड है ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो यहाँ जो संकुलों में रंग उत्पन्न हुआ वो किस कारण से हुआ कि केंद्रीय धातु के संयोजी कोष के डी कक्षकों का विपाटन हो गया, और उन विपाटन से निम्न ऊर्जा स्तर से जो डी कक्षक है उनमें से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर संक्रमित होते हैं, कुछ रंगों का अवशोषण होता है, बाकी परावर्तित हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। तो ये जो विपाटन हुआ ये किस कारण से हुआ? लिगेंडों के कारण। तो इसका मतलब संकुलों में लिगेंड जब धातु से जुड़े होते हैं तो वो क्या है, रंगीन दिखाई देते हैं। अगर लिगेंडों को हटा दूं तो इनका रंग गायब हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण से समझें, TiS2O6 3+, ये हेक्साएको टाइटेनियम थर्ड अभी देखा कैसा रंग है इसका, बैंगनी रंग है। इसको अगर गर्म करें तो गर्म करने से क्या होगा, H2O है वो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये H2O है ये जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, मतलब लिगेंड गायब हो गया। लिगेंड गायब हो गया तो टाइटेनियम में जो डी कक्षकों का विपाटन है वो भी हट गया, तो डी संक्रमण भी नहीं होगा, तो संकुल क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल लें, जैसे कॉपर सल्फेट है वो श्वेत होता है क्योंकि इसमें कोई लिगेंड नहीं है, लेकिन कॉपर सल्फेट 5H2O नीला होता है। कारण ये जो 5 H2O के अणु हैं ये कॉपर के साथ लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, जुड़े होते हैं, तो कॉपर के संयोजी कोष के डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है और डी संक्रमण के कारण ये नीला रंग देता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ही +2 अवस्था में है, लेकिन ये श्वेत और ये नीला है। तो लिगेंड के कारण ये रंग उत्पन्न हुआ, डी संक्रमण के कारण ये रंग उत्पन्न हुआ। इसका मतलब अगर किसी धातु के साथ आप लिगेंड बदल दो तो लिगेंड के बदल देने से अपन जानते हैं कि CFSE का मान, विपाटन का मान बदल जाता है। विपाटन का मान बदल जाएगा मतलब T2G और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बदल जाएगा, तो अवशोषित रंग है वो बदल जाएगा, और अवशोषित रंग बदल जाएगा तो परावर्तित रंग मतलब पूरक रंग बदल जाएगा, और संकुल का रंग भी बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपन लें तो देखिए ये 3 संकुल हैं आपके पास, तीनों में ही निकिल है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड के रूप में 6 जल के अणु, यहाँ लिगेंड के रूप में 6 अमोनिया के अणु, यहाँ लिगेंड के रूप में 3 इथाइलिन डाइअमीन के अणु जुड़े हुए हैं। तो लिगेंड बदल गया तो इनके रंग भी देखिए बदल गए, ये हरा है, ये नीला है, ये बैंगनी है। क्यों? डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बदल गया, डी संक्रमण में अलग ऊर्जा लगेगी तो आपको परावर्तित रंग भी अलग प्राप्त होगा। तो ये है संकुलों के रंग और उनकी CFT के द्वारा व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे। तो एक फिर मैं आपको दोहरा दूं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में CFT के अनुसार रंग कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉनों के डी संक्रमण के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, डी संक्रमण के द्वारा इसमें रंग उत्पन्न होता है। तो आप हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।